कोलकाता कांड की गूंज सिर्फ बंगाल में नहीं, पूरे देश में है। देश में कई जगहों पर आने वाले दिनों में उपचुनाव और विधानसभा चुनाव है, तो कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा चुनावों का बड़ा मुद्दा बन गया है। यूपी में भी उपचुनाव होने वाले हैं और यूपी में भी कई ऐसे मामले आए हैं जिन्हें लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सियासी भिड़ंत चल रही है। चाहे वो अयोध्या में रेप केस हो या फिर कन्नौज का मामला हो, दोनों जगहों पर समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा कि आरोपियों के किसी न किसी तरह से समाजवादी पार्टी से कनेक्शन है। हालांकि समाजवादी पार्टी इसे बीजेपी की राजनीति बता रही है, लेकिन उपचुनावों के बीच इस तरह के आरोप समाजवादी पार्टी की मुसीबत बन चुके हैं। जैसे आप कन्नौज के मामले को ही देख लीजिए। आरोपी नवाब सिंह यादव को समाजवादी पार्टी अपना नेता मानने से इनकार कर रही थी, लेकिन लगातार ऐसी तस्वीरें वायरल हुई जिसमें नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी की टॉप लीडरशिप के आसपास दिख रहा था। इस तरह की तस्वीरों से ही ऐसे मामले उपचुनाव के बीच समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी फांस बन गए। इस पूरे मामले पर बीजेपी जिस तरह समाजवादी पार्टी पर हमले कर रही है, उससे समाजवादी पार्टी को डर है कि यूपी उपचुनाव में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव महिला सुरक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर अचानक एक्टिव हो गए और लगातार एक के बाद एक महिला सुरक्षा से जुड़ी पोस्ट डाल रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि रक्षाबंधन के मौके पर यूपी में समाजवादी सबला सुरक्षा वाहिनी का गठन किया जाएगा ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस पोस्ट के बाद लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि पहले अयोध्या के मोहित खान और कन्नौज के नवाब सिंह को समाजवादी पार्टी से निकालकर सख्त सजा दिलवाएं। लेकिन कन्नौज के मामले में अखिलेश यादव से मीडिया ने सवाल किए तो उन्होंने किस अंदाज में जवाब दिया, वो सुनिए। इसके बाद यह भी बताऊंगा कि ये दोनों केस समाजवादी पार्टी के लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाले हैं और कैसे बंगाल को लेकर भी अखिलेश यादव से सवाल पूछे जा रहे हैं। आजकल कन्नौज बहुत हेडलाइन पर है, सरकार को बहुत धन्यवाद उसके लिए। सोचिए आप, डीएमएसपी सम्मान भी कर रहे हैं और बीजेपी वाले मिले हुए हैं कहीं ना कहीं। ये हमारे पत्रकार साथी सब जानते होंगे जो गए वहां रिपोर्टिंग के लिए। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव यही बताने की कोशिश करते रहे कि नवाब सिंह का उनकी पार्टी से कोई नाता नहीं है, जबकि उनके साथ नवाब सिंह की तस्वीरें पूरे देश में वायरल हो रही है। महिला सुरक्षा को लेकर अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया जिसमें वो महिला सुरक्षा को लेकर यूपी सरकार पर हमले कर रहे हैं। नोएडा में एक महिला के साथ छेड़छाड़ के मुद्दे पर अखिलेश यादव यूपी सरकार के लिए घोर निंदनीय जैसे शब्द लिख रहे हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि अयोध्या मामले में आरोपी मोहित खान और कन्नौज मामले में आरोपी नवाब सिंह के लिए ऐसे घोर निंदनीय शब्द क्यों नहीं लिखे जाते। इतना ही नहीं, बंगाल को लेकर भी लोग समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से सवाल पूछ रहे हैं कि बंगाल क्यों नहीं गए अखिलेश यादव, क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी के बीच अच्छा गठजोड़ दिखा है बंगाल में। क्यों नहीं पूछते वो भी। राहुल गांधी जैसे ममता बनर्जी का नाम नहीं ले पा रहे, अखिलेश यादव भी ममता बनर्जी का नाम लेकर सवाल नहीं पूछ पा रहे। अखिलेश यादव यूपी में समाजवादी सबला सुरक्षा वाहिनी खोलकर यह माहौल बनाने की कोशिश में है कि महिला सुरक्षा को लेकर उनकी पार्टी बहुत सीरियस है, जबकि उनकी सरकार के दौरान यूपी में महिलाओं की सुरक्षा किस लेवल पर थी वो आपको याद दिलाता हूं। एनसीआरबी के मुताबिक 2016 में महिलाओं के साथ अपराध में यूपी नंबर 1 पर था। हर दिन 106 केसेस होते थे, हर घंटे 4 से ज्यादा केस सामने आते थे। पूरे साल में 38,918 केस दर्ज हुए थे। यह संख्या देश में महिलाओं के खिलाफ कुल अपराध का 14.5% था। इसके अलावा महिला किडनैपिंग के कुल केस 12,994 थे, यानी हर दिन 35 किडनैपिंग के केस। रेप के हर दिन 13 केस होते थे। साल भर में रेप केस 4,816 दर्ज हुए। इन आंकड़ों को देखकर समाजवादी पार्टी पर सवाल उठते रहे कि उनकी सरकार के दौर में यूपी में अपराधी बेखौफ थे। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को यूपी में जिस तरह 37 सीटों पर जीत मिली थी, उससे अखिलेश यादव और उनकी पार्टी का जोश हाई चल रहा था। लेकिन कन्नौज और अयोध्या जैसे मामलों से उपचुनाव के माहौल में असर पड़ सकता है। इस बार उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर और करहल समेत 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। करहल की सीट अखिलेश यादव के कन्नौज से सांसद बनने के बाद खाली हुई, जबकि मिल्कीपुर अयोध्या की सीट है। ये दोनों ही सीटें बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए इस समय प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कन्नौज और अयोध्या जैसे मामले से उन महिला वोटर पर असर पड़ सकता है जिनका चुनाव में निर्णायक वोट होता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 17 सीटों पर महिला वोटर्स ने जीत और हार तय की थी, जबकि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में 62.5% या 62.2% महिलाओं ने वोट डाला था, जबकि पुरुष वोटर कम था, 59.6%। इससे महिला वोटर्स में बीजेपी को 48% वोट मिले थे और समाजवादी पार्टी को 32%। महिला वोटर निर्णायक वोटर होती है और जब कन्नौज अयोध्या जैसे केस आते हैं तो इनका इंपैक्ट वोटर पर दिखता है।
इसके अलावा जब अखिलेश यादव कोलकाता कांड जैसी घटनाओं पर ममता बनर्जी के खिलाफ खुलकर नहीं बोलते तो फिर बीजेपी भी इससे मुद्दा बनाती है और यही वजह है कि इन सब बातों को लेकर बीजेपी लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तो यहां तक कह रहे हैं कि अखिलेश यादव राहुल गांधी के दरबारी हैं और जिस तरह से ममता बनर्जी के बचाव में दलीलें दी जा रही हैं उससे तो अखिलेश को राजनीति छोड़कर बलात्कारियों का वकील बन जाना चाहिए। यह उन्होंने ट्वीट किया है। केशव मौर्य ने अखिलेश पर यह तीखा हमला किया तो अखिलेश भी चुप नहीं बैठे, उन्होंने भी जवाब दिया। लेकिन अखिलेश यादव ने जवाब दिया केशव प्रसाद मौर्य की उस बात पर जो बात केशव मौर्य ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर कही। आज केशव मौर्य ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की और उन्हें देश का सबसे शानदार काम करने वाला मुख्यमंत्री बताया। पहले आप यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का यह बयान सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि इस पर अखिलेश यादव ने क्या कहा। और मैं मानता हूं कि आप भी अब जानते हैं, मानते हैं और जनता भी ये जानती और मानती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा काम कर रही है। दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है उसमें सबसे अच्छा काम की अगुवाई में किया जा रहा है, तो पीछे होना चाहिए कि आगे होना चाहिए? केशव मौर्य ने सीएम योगी की तारीफ की तो यह आज की हेडलाइंस में आ गया, क्योंकि पिछले काफी अरसे से यूपी में यह माहौल था कि सीएम योगी और केशव मौर्य में बड़ा टकराव चल रहा है। इस माहौल को बनाए रखने में अखिलेश यादव भी पूरा जोर लगा रहे थे, लेकिन जैसे ही केशव मौर्य ने सीएम योगी की तारीफ की वैसे ही अखिलेश यादव सामने आ गए। एक बार सुनिए अखिलेश यादव को। वो कुछ है ही नहीं, वो क्या है, मुख्यमंत्री डांट देंगे तो अभी चुप हो जाएंगे 2 मिनट में। सच्चाई है, मुझे पता है कि अगर वो डांट दे मुख्यमंत्री जी तो पता ही लगेगा वो डिप्टी सीएम है कौन। और नहीं मानते आप पता कर लेना। अभी तक इन्हीं केशव प्रसाद मौर्य के सहारे योगी आदित्यनाथ को घेर रहे थे अखिलेश यादव। अब जब केशव प्रसाद मौर्य ने योगी की तारीफ कर दी तो कह रहे हैं वो है ही कौन आदमी केशव प्रसाद मौर्य, मुख्यमंत्री डांट देंगे तो साइड हो जाएंगे। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी यही माहौल बना रही थी कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सीएम योगी कमजोर हो गए और इसी वजह से डिप्टी सीएम से उनका टकराव चल रहा है। लेकिन अब तो खुद डिप्टी सीएम योगी की तारीफ कर रहे हैं, तो उपचुनाव से पहले यह नैरेटिव भी खत्म हो गया कि यूपी बीजेपी के अंदर किसी तरह का मनमुटाव है। लेकिन यूपी भले ही बीजेपी संभाल ले, दूसरे राज्यों में उसे एक गलती भी भारी पड़ सकती है और यह गलती है दूसरी पार्टियों से नेताओं को शामिल करना। वैसे तो चुनाव के समय में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नेता आते जाते हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बीजेपी को लेकर लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कुछ लोगों ने यह बात भी कही कि दल बदलुओं की बड़ी संख्या में लेने और उन्हें टिकट देने से भी कुछ नुकसान हुआ। अब जिन राज्यों में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहां पर भी ऐसी ही बातें चल रही हैं। जैसे आप झारखंड को देखिए, झारखंड में अभी इलेक्शन की डेट नहीं आई है, लेकिन ऐसी खबरें चल रही हैं कि जेएमएम के चंपई सोरेन दल बदल कर सकते हैं। झारखंड की सियासत में इस वक्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन ने तब सीएम बनाया था जब ईडी की गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा। अब चंपई सोरेन ने यह कहकर बगावत कर दी है कि उन्हें जबरदस्ती सीएम पद से हटाया गया, उनको अपमानित किया गया। हालत यह है कि पूर्व सीएम चंपई सोरेन कुछ विधायकों के साथ दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। चंपई सोरेन के नाम पर ताज पैलेस होटल में 4 दिनों के लिए 3 रूम बुक है। कहा तो यह भी जा रहा है कि वो बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में और कभी भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले चंपई सोरेन दल बदल की संभावना से इनकार करते रहे, लेकिन अचानक उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि पिछले 3 दिनों से हो रहे अपमानजनक व्यवहार से भावुक था, लेकिन उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब था। जिस पार्टी के लिए जीवन समर्पित किया, मानो उस पार्टी में मेरा कोई वजूद ही नहीं है। इतने अपमान के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने के लिए मजबूर हो गया। 4 दशकों से बेदाग राजनीतिक सफर में पहली बार भीतर से टूट गया हूं। बैठक के दौरान मुझसे इस्तीफा मांगा गया। मुझे सत्ता का मोह नहीं था, इसलिए मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोट से दिल भावुक था। यानी चंपई सोरेन ये संकेत तो दे रहे हैं कि अंदर से मन टूटा हुआ है बॉस और मेरी बेइज्जती हुई।
चंपई सोरेन दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा के पुराने नेता हैं। कहा जाता है कि हेमंत सोरेन उन्हें अपने पिता की तरह मानते थे, लेकिन जैसे ही पार्टी में बगावती सुर उठे तो हेमंत सोरेन के निशाने पर बीजेपी आ गई। हेमंत सोरेन ने बिना देर किए बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त करने और समाज को बांटने का आरोप लगा दिया। एक बार हेमंत सोरेन को सुनिए, उसके बाद बताऊंगा बीजेपी ने हेमंत सोरेन को क्या नसीहत दी है। समाज तो छोड़ो, ये घर भी फोड़ने का काम करता है, पार्टी तोड़ने का काम करता है। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले। और पैसा ऐसा चीज है कि नेता लोग का तो ऐसे ही उन लोग को इधर उधर घसीटने में उन लोग को देरी नहीं लगता है। हालांकि चंपई सोरेन अभी बीजेपी के साथ गए नहीं है, लेकिन कई लोग सोशल मीडिया पर बीजेपी से पूछ रहे हैं कि जरूरत क्या है इनकी, क्यों लेना है इनको पार्टी में अगर ये वाकई बीजेपी में आने वाले हैं। हेमंत सोरेन भले ही बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो भूल गए कि आरोप लगाते लगाते वो अपने विधायकों को भी बिकाऊ बताने लगे। बीजेपी ने क्या नसीहत दी है वो भी सुन लीजिए। उनसे लोग दुखी होकर के, नाराज होकर के लोग बोल रहे हैं, तो उनको तो अपना घर देखना चाहिए। उनसे लोग क्यों नाराज है, क्यों दुखी है। और हमें लगता है कि उस पत्र को उनको भी मिला ही होगा, तो उसको पढ़ना चाहिए, उनके दर्द उनको समझना चाहिए। तो आप सबको अगर अपने विधायकों का बिकाव ही कहेंगे तो फिर आपके साथ कौन रहेगा। उनको आज समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि वे भाजपा खरीद रहे, इसका मतलब आप अपने विधायकों को बिकाव कह रहे हो। इसी तरह से हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और यहां भी पार्टियों में भगदड़ मची। जैसे आम आदमी पार्टी के एक नेता ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। आम आदमी पार्टी के नेता नायब सिंह पटाक माजरा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पटाक माजरा को बीजेपी में शामिल करवाया। नायब सिंह माजरा ने 2019 में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ा था। इसी तरह से महाराष्ट्र में तो पहले से ही काफी बातें हो चुकी हैं कि अजीत पवार जैसे नेताओं का साथ लेने से बीजेपी को क्या ही मिला। महाराष्ट्र में इलेक्शन डेट अभी आई नहीं है, लेकिन वहां पहले ही बड़ी दल बदल हो चुकी है और वहां कई दूसरी पार्टियों के नेताओं को बीजेपी ने अपने सहयोगी बना लिया या फिर उनकी बीजेपी में डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो गई। तो पब्लिक ये भी पूछ रही है कि बीजेपी ये कर क्यों रही है भाई, अपने बूते लड़ो ना। इधर से उधर से लोग आने को तैयार है, आप क्यों गेट खोलते हो। लेकिन